सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तोड़ ही पाए। फूले फिल्म हो या जातिवाद, सोसाइटी ने हमेशा ही दोनों को बैकफ्रेंड किया है। अब बात फूले फिल्म को ही देख लो। CVFE वोट से बोला गया कि आपको फिल्म को लिबरलाइज करना है, मतलब इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा। फिल्म में से कुछ एलिमेंट हटाने होंगे तब आप फिल्म दिखा पाओगे। और भाई जातिवाद की प्रॉब्लम कुछ नई थोड़ी है, इस पे नोट और वोट की राजनीति तो बहुत पहले से चली आ रही है। और अब तो जमाना व्यूज और फॉलोइंग का है, तो मैं भी आया हूँ भाई। हेलो गाइस, नरेटिव की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज करेंगे हम जातिवाद को ब्रेक डाउन। तो भारत में जातिवाद पुराना नहीं, One eternity later. बहुत पुराना है। उस टॉक्सिक एक्स की तरह है जो ब्रेकअप के बाद भी आपको मैसेज करता रहता है। जातिवाद की ओरिजिन की बात करें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृति, उसमें ये डिफाइन है कि वर्णों को 4 वर्णों में बांटा गया। पहले थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। और चारों का ये अलग अलग काम था, अपने वर्ग के अकॉर्डिंग शायद उनको नाम दिए गए थे। जैसे ब्राह्मण का काम था विद्या अर्जन और नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्षत्रिय का काम था देश की सुरक्षा करना और उसके लिए युद्ध करना, वैश्य का काम था व्यापार करना और वस्तुओं का आदान प्रदान करना, और शूद्र का काम था सेवा करना या फिर हुए उनकी हेल्प करना। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जहां 4 वर्ण थे वहां 40 जातियां हैं और इन 40 जातियों को 400 उपजातियों में बांटने का काम क्यों? मतलब क्या ही सेंस रहा होगा इस बात का, और इसका क्या बेस है? मतलब किसी का कार्य या कर्म उसकी जाति बन गई और फिर वो जातिवाद की प्रथा भी बन गई, या फिर ब्राह्मणों ने सिर्फ व्यक्ति के जन्म को उसकी जाति बना दिया और फिर जातिवाद की प्रथा चल पड़ी। तो क्या है इसके पीछे का रीजन, आज भी समझ नहीं आता। A British census commissioner, his name was Herbert Risley. 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into castes, 2,378 castes. Then keep on increasing. जातिवाद से लोहा लेने का काम तो कबीर ने भी किया। उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार की कीमत। वो नाकामयाब रहे। और जातिवाद कितना बुरा है, अगर इसको जानना चाहते हो तो ये 4-5 एग्जांपल आपकी। जल जैसी प्राकृतिक वस्तु पर भी उछली जातियां, ऊंची जाति जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय का पहला हक था, और दूसरी जो निचली जातियां होती हैं 4 वर्णों को छोड़कर, उनका हक तो ठीक है, उनको तो मिलता ही नहीं था। गुरुजी, सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है, हैं? अरे पढ़ लेकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए। नॉलेज गैदरिंग की तो वो भी ये जो निचली जातियां इससे वंचित थी। हम लोगों को बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं, जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, वैसे तुम लोगों की जात है। निचली जातियों को जीविका अर्जन शोषण का पर्याय कहा जाता था। ये जानने के बाद भी कि नीची जाति के लोग पूरे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इस नियम को तोड़ने वाली औरतों को धन के रूप में इनके पैर जला दिए जाएंगे, ये शायद कहा जाता है। और छुआछूत और अस्पृश्यता को अगर ना ही जानो तो बेहतर है, क्योंकि उसके लिए आप ये क्लिप जरूर देख लीजिएगा। आइए, आप हैं जीवन। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। और विवाह की बात करें तो जाति तो छोड़िए, उपजाति
मतलब सजातीय उपजाति का मिलन होना बहुत जरूरी था, और ये तो था नहीं, शायद अभी भी है। जाटव जी, आप दलित है ना? जी सर। मतलब इन लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पास ही हैं। हम लोग इनसे काफी ऊपर आते हैं सर, SC ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर? मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं सर, कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। तो अगर डार्क साइड पे जाऊंगा तो ये फिर वेब सीरीज बन जाएगी, और मैं यहाँ वेब सीरीज तो बना नहीं रहा, तो इसको शॉर्ट फिल्म में खत्म करेंगे। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। तो इन छुआछूत, अस्पृश्यता और गरीबी, इन सब से निकलने का एकमात्र साधन मिला वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य संस्कृति नहीं, पाश्चात्य अध्ययन। जैसे कार्ल मार्क्स और बहुत से समाज सुधारक जिनका हाथ थामकर ज्योतिबाई फूले भी आगे बढ़े, और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने महिलाओं को शिक्षित करने का कार्यभार अपने कंधों पर रखा। लेकिन कोई अच्छा काम करे और उसमें टांग ना अड़ाए तो फिर लोगों का टाइम पास नहीं होता ना। तो ऐसा कहा जाता है या माना जाता है या लिखा गया है कि जब वह शिक्षा देने या फिर पढ़ाने के लिए जाती थी, तब लोग सड़क से गोबर कीचड़ उठाकर उनके ऊपर फेंक कर मारते थे। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। और मतलब इतने सब प्रताड़नाओं के बाद भी वह जाती थी, अब मतलब कपड़े बदलती थी, और जो दूसरी दलित या दूसरी महिलाएं हैं उनको शिक्षा देने का कार्य करती थी। सो हैंड्स अप फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर। तो उनके लिए तो तालियां बनती हैं। अब आगे से पढ़ने से पहले हम रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो हमारे संविधान निर्माता BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रखा, रिजर्वेशन, जिसका सिंप्लीफाई वर्जन ये, आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक रूप से वंचित लोगों को हिस्सेदारी देने का कार्यक्रम है। कि समानता देना, और पिछड़े लोग सद में बहुत पिछड़े थे, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, और उनको वहां से निकालने का एकमात्र रास्ता था रिजर्वेशन, जो एक हद तक ठीक भी है। लेकिन इसको बिजनेस मॉडल या मल्टी लेवल मार्केटिंग में बनाने का काम किया आपके प्यारे पॉलिटिशियन और बड़े बड़े व्यापारियों ने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग यूज किया या तोड़ मड़ोड़ के रिप्रेजेंट किया, और यही हमारी इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारी सोच एक जातिगत संकीर्णता की शिकार हो चुकी है, और इन्हें एक्सपोज करने का काम न्यूज चैनल का था, लेकिन उन्हें भी तो ट्रेंड है, तो वो लगे हुए हैं बाजी खाल निकालने। पर हमें क्या, हम तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, हम थोड़ी एक्सपोज करने आए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। कास्टिज्म की बात कर लेते हैं। कास्टिज्म या जातिवाद, तो ये इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, और 2025 पे मैं इसको बोलूंगा ये पीक पर है, और ये कभी भी एक्सप्लोइट हो सकता है, और इसका अनसर्टेन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर कुछ बातें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। अगर मैं पॉलिटिशियन की बात कहूँ तो मैं आपसे ये पूछूंगा, कभी आपने किसी पॉलिटिशियन के बच्चों को या इवन उनके कांटेक्ट में रहने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन के चाइल्ड को कभी आपने जातिवाद के लिए लड़ते देखा है? या कभी वो मोर्चा लेकर या आंदोलन लेकर आए हैं? नहीं। और आपका बच्चा क्या कर रहा है?
हाथ में झंडे लेके घूम रहा है, मैं ठाकुर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं कुर्मी हूँ और मैं क्या क्या हूँ। पर द प्रॉब्लम इज दिस कि वो आपको प्रमोट करेंगे क्योंकि इसमें उन्हीं का बेनिफिट है। वो आपको रैली के लिए फंड देंगे, रैली में आके आपको संबोधित करेंगे, पर उनका ये माइंड गेम शायद आप कभी समझ पाए। पैसों को गिनता हुआ आदमी नहीं सोचता उसके हाथों में आने से पहले ये किसी क्षत्रिय के हाथों में थे या किसी शूद्र के। न ही वो पूछता है एक वैश्या से उसे भोगने से पहले उसकी जात। आदमी ऊंचे होने का नाटक करता है सभी के बीच में, लेकिन तन्हाई में वो जानता है अपनी असली औकात। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब हम इसके दूसरे पहलू पर आ जाते हैं। तो जातिवाद या कास्टिज्म, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका एहसास होना या अभिमान होना। ये प्रूफ करता है कि हम अभी भी कास्टिज्म से ग्रसित हैं और ये कास्टिज्म आर्किटेक्ट सर्कल से ही पुराना है, फिर भी ये अभी प्रेजेंट है और आपको इसके एग्जांपल पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा मैं नहीं कहता, ये बात प्रूफ करती है ये वीडियो। और कास्ट सिस्टम को खत्म होना चाहिए, लेकिन वो कैसे खत्म होगा? जब हम अपने मानसिक स्तर पर या मेंटली पर्सनली हम जब खुद इसको अवॉइड करेंगे, खुद इसको बायकॉट करेंगे, तब ही हम इसे सोशल लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर और बाद में नेशनल लेवल पर अपना पाएंगे। नहीं तो हम जानते हैं कास्ट पे या जातिवाद पे नोट और वोट की राजनीति से चलती हुई आई है और ये सदियों तक ऐसी ही चलती रहेगी। इसी के साथ मैं दूंगा अपनी वाणी को विराम।